हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HPSCC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड पोस्ट कोड 753 इस पोस्ट कोड का हमने कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगे थे। उनको हमने सेपरेट लेक्चर में समझाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के इस लेक्चर में हम इस पेपर के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। टोटल इसमें आए थे 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जिसमें से 60 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट 60 हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हर एक फ्रेंड को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है और इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के बिहाफ पे गलत है। ऑप्शन सी, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। इसमें बोला गया था इट इज़ केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपकी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो आपकी सी लैंग्वेज है वो आपकी केस सेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव नहीं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखा है और उसी को आपने कैपिटल में लिखा है तो उन दोनों का अलग अलग मतलब है, दैट इज़ केस सेंसिटिव। लेकिन इन्होंने लिख दिया केस इनसेंसिटिव, दैट इज़ रॉन्ग। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, हाउ इज़ अ मैक्रो डिफाइन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आप मैक्रो को कैसे डिफाइन करेंगे? उसको आप डिफाइन करते हैं हैश डिफाइन डायरेक्टिव से। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए समझते हैं मैक्रो क्या चीज़ है। मैक्रो इज़ अ पीस ऑफ कोड in a program that is replaced by the value of the macro, and whenever a macro name is encountered by the compiler it replaces the name with the defined with the definition of the macro. दोबारा समझते हैं। whenever a macro name is encountered by the compiler then it will replace the name with the definition of the macro. for example, आपने hash define पाई लिखा और पाई की वैल्यू लिखी आपने 3.14 आपने लिख दी पाई की वैल्यू हैश डिफाइन करके। जब भी आप प्रोग्राम में पाई को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पाई की वैल्यू रिप्लेस होगी 3.14 से, दैट इज़ मैक्रो। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू रीड एन इंटीजर। सी में इंटीजर को रीड करने के लिए क्या सिंटेक्स होगा वेरिएबल एक्स के लिए? ये होगा आपका स्कैनएफ %d %x। स्कैनएफ आपका फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है वैल्यू को इनपुट करने के लिए, एंड इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं %d। 53, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। आपको एक्सप्रेशन दिया गया था 5++4। ये आपका गलत है। इट इज़ एन इनवैलिड एक्सप्रेशन। गलत इसलिए है क्योंकि सी की हर एक स्टेटमेंट एंड होती है सेमीकोलन से और सेमीकोलन के बाद इन्होंने लिख दिया है 4, जो कि गलत है। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है सी के प्रोग्राम में। हर एक स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड किया जाता है, लेकिन इन्होंने सेमीकोलन के बाद 4 लिख दिया है, इसलिए ये आपका इनवैलिड एक्सप्रेशन होगा। अगला क्वेश्चन था, विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज रिप्लेस्ड बाय अ फ्लो चार्ट सेगमेंट शोन बिलो। आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें सेंटर में कंडीशन दी गई है एंड लेफ्ट में ट्रू एंड फॉल्स 2 स्टेटमेंट दी गई है। ये किस में होता है? ये आपका होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। वो कैसे? इफ़ यहाँ होता है इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और ये आपकी आती है एल्स पार्ट में। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। दैट्स वाई इफ़ एल्स इज़ द राइट आंसर। 55 में पूछा गया था, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर किया 9 नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लिखा गया था 5 एंड 4। इनको आपने प्लस नहीं करना, इनके बीच में है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर आपने इनके बीच में लगाना है। आपका पहला स्टेप क्या था? जो आपका 5 है इसको आपने कन्वर्ट करना था बाइनरी में। बाइनरी में 5 की वैल्यू होती है 101। वो कैसे? क्योंकि इसका वेट है 1 2 4।
जहाँ पे 0 है उसको हम काउंट नहीं करते, एंड 4 और 1 को प्लस किया तो ये हो गया 5। अब देखिए 5 की वैल्यू है 101 एंड 4 की होती है 001। जब इन दोनों के बीच में हमने एंड ऑपरेशन लगाया, एंड का रूल है आपका आउटपुट 1 तब होगा जब दोनों इनपुट आपके 1 होंगे। देख लीजिए 001, ये आपका आ गया 100। 100 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, देखिए 124, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, तो 4 आपका रिजल्ट होगा और 4 ही हमारा आंसर दिया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 56. Which of the following is the correct statement in C to print the value of a floating point variable x with a precision of 2 position after decimal point? डेसिमल पॉइंट के बाद आपको सिर्फ दो ही पोजीशन तक जाना है, इन्होंने ऐसा बोला है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्शन बी, प्रिंट एफ परसेंटेज .2f कॉमा एक्स। 0.2f से आपका ये होगा कि जैसे कि आपका वैल्यू है 11.2634, तो इसको लगाने से आपका रिजल्ट आएगा ओनली 11.26। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू आपकी उठाई जाएगी। 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन करेक्टर? सी में अगर आपने न्यू लाइन करेक्टर एंटर करना है तो आप यूज़ करेंगे बैकस्लैश देन एन। अगला क्वेश्चन था व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे एन? आपके पास एन नाम का एक एरे है आफ्टर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी। आपके पास एक एरे डिफाइन किया गया है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 13। एरे का साइज होगा 13। वो कैसे? देखिए हेलो 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर ये हो गए, छठा ये हो गया स्पेस वाला, एंड सातवां आपका ये हो गया, सातवां आपका ये डब्ल्यू, आठवां ओ, 9 10 11 12, एंड इसके बाद भी एक स्पेस है दैट इज़ 13, इसलिए आपका 13 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद अ पॉइंटर वेरिएबल दैट इज एस्ट्रिक? एस्ट्रिक आपका पॉइंटर वेरिएबल यूज नहीं किया जाता अर्थमेटिक ऑपरेटर में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सी एक्सप्रेशन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन बिलो? आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। इसको आप सी में कैसे लिखेंगे? सी में लिखने के लिए इसका जो परफेक्ट एक्सप्रेशन है वो है ये, ऑप्शन सी, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2.0 इंटू ए इंटू टी। पहला आपका गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसमें लिखा टी स्क्र। सी में हम कभी भी सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करते। सेकंड पे आपका गलत है वो इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है ब्रैकेट। एंड फोर्थ आपका गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है टी कैप टू एंड यू ओ टी के बीच में इन्हें इंटू नहीं लगाया। और सी में बिल्कुल सही दिया गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। दैट्स वाई सी इज़ द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन आपका स्क्रैप हो गया था फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी रिक्वायर अ वैलिड वैल्यू एज ऑपरेंड? ऐसा ऑपरेटर कौन सा है सी में जिसको एक वैलिड ऑपरेंड चाहिए परफॉर्म करने के लिए? तो ये चारों ऑपरेटर गलत दिए गए हैं। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज स्क्रैप्ड। 62. व्हाट इज द करेक्ट सिंबल फॉर एड्रेस ऑपरेटर? सी में एड्रेस ऑपरेटर के लिए सिंबल है %। 63. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर इन सी? सी में लॉजिकल ऑपरेटर और का सिंबल है दैट इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आपका लॉजिकल एंड है, ये आपका शिफ्ट राइट ऑपरेटर है, बिटवाइज शिफ्ट राइट ऑपरेटर, एंड दिस इज आपका यूनिटरी प्लस ऑपरेटर। 64 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर बिटवाइज एक्सॉर? बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर कौन सा है? ये आपका है ऑप्शन डी में दिया गया, ये वाला ऑपरेटर आपका बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर है। ऑप्शन सी में दिया गया था सिंगल लाइन, ये आपका बिटवाइज और ऑपरेटर है। एंड ऑप्शन बी में दिया गया था ये आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ऑप्शन ए में दिया गया था टिल्ड, इसको बोलते हैं टिल्ड सिंबल, एंड ये आपका है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये चारों आपके बिटवाइज ऑपरेटर है। फर्स्ट आपका नॉट है, सेकंड आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, थर्ड आपका और है, एंड जो क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सॉर आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इन सी?
पहले आपने देखना है फॉर्मेटेड, देन आप देखना है इनपुट। आपके printf एंड scanf दोनों ही फॉर्मेटेड है, लेकिन यहाँ बात की गई है इनपुट की, दैट्स वाई scanf इज द राइट आंसर। ये बात यहाँ पे इनपुट की गई है, इसे scanf है। अगर यहाँ पे आउटपुट होता तो आपका आंसर printf होता। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हेडर फाइल इन सी डिफाइन द फंक्शन fscanf। ये आपका होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में, stdio.h। std का मतलब हुआ स्टैंडर्ड, आई का मतलब हुआ इनपुट, ओ का मतलब हुआ आउटपुट एंड डॉट एच का मतलब हुआ हेडर फाइल। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड एज स्विच एक्सप्रेशन इन सी, स्विच एक्सप्रेशन इन स्विच के स्टेटमेंट इन सी, दैट इज फ्लोट। सी के जो स्विच के स्टेटमेंट है उसमें आपका कैरेक्टर यूज होता है, इनम होता है एंड इंट होता है। इनम का मतलब है इनमरेटेड, इंट का मतलब है इंटीजर, कैर का मतलब है करेक्टर। ये आपके यूज़ होते हैं, लेकिन आपका फ्लोट इसमें यूज़ नहीं होता, और यही इसमें पूछा गया था, नॉट अलाउड। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फंक्शन। सी में जो फंक्शन होते हैं उसमें आपके पास कौन सी स्टेटमेंट गलत दी गई है। एक चीज़ अभी आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। कई बार आपको ये नॉट ट्रू के बजाय आपको ट्रू पढ़ा जाएगा, और इस वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट गलती कर देते हैं। इसलिए आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब ये मैक्सिमम नॉट ट्रू पूछते हैं, ट्रू नहीं पूछते। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो डी में देखा गया है, अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, ये आपका गलत है। एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन ऐड नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, लेकिन डी आपकी गलत है, और इसमें ये पूछा था कि गलत कौन सी है, दैट इज डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 69 व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी। इस क्वेश्चन को भी हमने कल डिस्कस कर लिया है। ये सिंपल क्वेश्चन था। एक्स का मतलब था हेक्साडेसिमल, और 64 को आपने काउंट करना था हेक्साडेसिमल में। 16 चौके 64, जीरो वैल्यू को बॉटम से अप की तरफ रीड करते हैं, इसलिए आपका आंसर आया 40 इन डेसिमल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 70 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको भी हमने कल डिस्कस किया हुआ है एसक्यूएल के लेक्चर में। 71 हाउ मैनी लेयर आर देयर इन ANSI/Spark model of database architecture. ANSI stands for American National Standard Institute and Spark stands for Standard Planning and Requirement Committee. Standard Planning and Requirement Committee, ये इन दोनों के नाम हो गए। एंड इसमें पूछा गया था कितनी लेयर होती है, इसमें होती है 3 लेयर। फर्स्ट लेयर में होता है आपका फिजिकल लेयर, जिसको बोलते हैं इंटरनल लेवल, जहाँ पे हम देखते हैं कि आपका डाटाबेस कैसे स्टोर्ड है, हाउ द एक्चुअल डाटा ऑफ योर डाटाबेस इज स्टोर्ड। सेकंड आपका आता है कंसेप्चुअल व्यू, या फिर इसको बोलते हैं लॉजिकल व्यू। इसमें हम देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज स्टोर्ड। फिजिकल में देखेंगे हम डाटा कैसे स्टोर है, लेकिन एक्चुअली में आपका डाटा क्या है, टेबल की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में, वो आपका कंसेप्चुअल व्यू में होगा। एंड थर्ड आपका आता है एक्सटर्नल व्यू, जिसको बोलते हैं व्यू लेवल। ये डील करता है यूज़र से, कि यूज़र को आपने कौन सी चीज़ दिखानी है, कौन सी चीज़ छुपानी है, ये इसमें डिसाइड किया जाता है। जो आपका यूज़र इंटरफेस होता है, दैट इज़ आपका एक्सटर्नल व्यू। फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो वो आपका एक व्यू लेवल है। उस फॉर्म में आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड है जिसको आप भर रहे हैं, लेकिन उसको जब आप सबमिट करते हैं, जब वो सबमिट होकर बैकएंड में जाएगा, वो आपका किस फॉर्म में स्टोर होगा, दैट इज़ फिजिकल लेवल। एंड वो आपका डाटा क्या है, उसके अंदर क्या एंट्री है, दैट इज़ लॉजिकल लेवल। 72 which of the following shape is used to represent a relational in ER diagram of database. ER stands for entity relationship model। एंड इसमें आपको पूछा गया था कि कौन सी शेप है जो रिलेशनशिप को शो करती है। रिलेशनशिप के लिए ये है डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल इसको बोलते हैं डायमंड। रिलेशनशिप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और जो ऑप्शन बी में दिया गया था इसका यूज़ होता है एंटिटी के लिए। एंटिटी के लिए हम करते हैं रेक्टेंगल यूज़। एंड ये कोई शेप नहीं होती ये डायग्राम में, एंड ये होती है आपकी, इसको बोलते हैं एलिप्स शेप, ये आपकी होती है एट्रीब्यूट के लिए। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ हो तब ये आपकी होगी वीक एंटिटी, और अगर आपके पास सिंगल दिया गया है दैट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सेम एज सिंगल में हो गया ये आपका एट्रीब्यूट, और अगर डबल हो गया तो ये होगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सेम एज रिलेशनशिप, ये आपकी रिलेशनशिप है, लेकिन अगर डबल लग गया दैट इज वीक रिलेशनशिप। 73 अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम ऑफ अ डाटाबेस टेबल यूज इन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ दैट टेबल।
इन्होंने अपनी आंसर की में दिया था प्राइमरी की, लेकिन मैं इस आंसर को गलत मानता हूँ। वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी की आपका सुपर की का मिनिमल सेट होता है। वो कैसे? आपकी जो पेरेंट की है वो होती है सुपर की। सुपर की बनती है आपकी सेट ऑफ वन और मोर कॉलम या एट्रीब्यूट, या फिर आपका एक एट्रीब्यूट होगा या फिर बहुत सारे एट्रीब्यूट को मिला के सुपर की बनती है। और उस सुपर की का जो आपका मिनिमम सेट होता है वो होती है कैंडिडेट की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 एट्रीब्यूट को मिला के आपकी सुपर की बन गई, एंड इसके बाद बनेगी आपकी मिनिमल सुपर की, वो होती है आपकी कैंडिडेट की। इसमें से आपने 2 एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए, वो आपके कैंडिडेट की बन गई। देन उन दो जो आपकी कैंडिडेट की बनी है, कैंडिडेट की आपके पास 2 एट्रीब्यूट होंगे, और इन दो में से आपने एक एट्रीब्यूट लिया, वो आपका बनेगा प्राइमरी की, और जो रेस्ट ऑफ द की बच गई दैट इज सेकेंडरी, या फिर आप कह सकते हैं अल्टरनेट की। दैट्स वाई ऑप्शन डी की जगह इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर की। सुपर की कंसिस्ट वन और मोर कॉलम ऑफ डाटाबेस टेबल यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। क्योंकि सुपर की में आपके एक या एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में हमेशा एक ही एट्रीब्यूट होगा। 74. The Cartesian product of two database tables having two column and 4 row each will represent a relation dash column and dash row। इस क्वेश्चन को भी हमने कल काफ़ी डिटेल में समझा था कि अगर आपके पास पूछा गया है 2 कॉलम एंड आपको रो कॉलम निकालने हैं एंड रो निकालनी है, वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि आपके पास 2 टेबल होंगे, दो टेबल है। इसमें जो टेबल ए होगा वह भी टेबल बी, टेबल ए की जो फर्स्ट रो होगी वो टेबल बी के हर एक रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई होगी। सेम जो टेबल बी की सेकंड रो होगी वो टेबल बी के हर एक रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई होगी। तो इसका एक फॉर्मूला था, आपने निकालना है कॉलम, ये निकलता है m प्लस n। अगर आपके पास टेबल ए में 2 कॉलम है, टेबल बी में 2 कॉलम है, तो आपके टोटल कॉलम बनेंगे 2 + 2 4। और अगर आपने रो निकालनी है, इसका फॉर्मूला बनता है x इंटू वाई। अगर आपके पास 4 रो एक टेबल में है, 4 रो दूसरे टेबल में है, तो 4 चौके 16। कॉलम में हम ऐड करते हैं एंड रो में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पूछा था कितनी कॉलम एंड कितनी रो बनेंगी। आपको दिए गए थे 2 कॉलम एंड 4 रो। देख लीजिए 2 + 2 ये बन गया 4 कॉलम एंड 4 इंटू 4 दैट इज 16 रो। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए, 4 रो एंड 16 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम एंड 16 रो। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया था Which of the following constraint in relation database is used to enforce referential integrity, that is foreign key। इसमें आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट आता है फॉरेन की में। फॉरेन की का यूज़ होता है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। 76। अगर आपने कल एसक्यूएल का लेक्चर देखा था तब आपको ये क्वेश्चन 100% आएगा। वो कैसे? देखिए पूछा गया था Which of the following is a DDL SQL command? DDL stands for Data Definition Language and इसमें कौन सी कमांड DDL है? That is alter, update, delete and insert। ये आपकी DML, ये तीनों आपकी DML है, लेकिन alter is DDL। 77. The dash of two database table contain all the row which are common in both table। आपके पास 2 टेबल होंगे और आपके पास जो रिजल्ट में टेबल आएगा उसमें सिर्फ कॉमन ही रो आएगी, दैट इज़ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का रूल है, अगर आपके पास टेबल ए और टेबल बी है, इन दोनों के जब में बीच जो इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तब जो रिजल्ट टेबल होगा उसमें सिर्फ कॉमन ही एट्रीब्यूट आएंगे। कॉमन एट्रीब्यूट नहीं, सिर्फ कॉमन ही रिकॉर्ड। कॉमन रिकॉर्ड ऑफ द टू टेबल आर कम्स इन रिजल्ट टेबल। फर्स्ट में देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने अभी समझ लिया था कि 2 टेबल को ज्वाइन करने के लिए करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ज्वाइन ऑपरेशन आपका डीबीएमएस और सिक्वल में सबसे मेन ऑपरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। एंड ज्वाइन का पहला कंसेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें समझ लिया था कि टेबल आपके पास दो टेबल है एंड टेबल 1 की पहली रो को हम टेबल 2 के सारी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम टेबल 1 की सेकंड रो को टेबल 2 की सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते करते हम निकाल देंगे पूरे रिजल्ट को। ऑप्शन बी में देखा था ज्वाइन। ज्वाइन का काम है 2 टेबल को ज्वाइन करना, और इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर आप 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों टेबल में कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए।
तो क्वेश्चन आता है दिमाग में, ज्वाइन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस हुआ। ज्वाइन और इंटरसेक्शन का काम, दोनों का काम है कि कॉमन एट्रीब्यूट निकालने हैं, लेकिन ज्वाइन में आपके डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, लेकिन इंटरसेक्शन में नो डुप्लीकेट वैल्यू, आपकी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। दोनों में ये डिफरेंस है। एंड डी में देखा था यूनियन। यूनियन का काम है टेबल 1 एंड टेबल 2, इन दोनों में कुछ रिकॉर्ड दिए गए होंगे, इन दोनों टेबल को ये ज्वाइन करेगा और इसका रिकॉर्ड भी और इसका रिकॉर्ड भी आपके एक नए टेबल में आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी रिकॉर्ड रिपीट नहीं होगा। जैसे कि इसमें 1 2, फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 है, सेकंड में 3 4 5, ये टेबल 1 था, टेबल 2 था। जब आपका फाइनल टेबल होगा उसका रिजल्ट होगा 1 2 3 4 5। 3 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। दैट्स इट। 78. Which of the following is the correct SQL query that fetch the different surname from employee table without any duplicate value? आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, आपने उसमें से डिफरेंट सरनेम फैच करने हैं, तो उसके लिए आपकी क्वेरी होगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सरनेम फ्रॉम एम्प्लॉय। वो इसलिए क्योंकि यूनिक, डुप्लीकेट एंड डिफरेंट ये कीवर्ड एसक्यूएल में होते ही नहीं हैं। डिस्टिंक्ट से सीधा ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया एंड अब आपका आंसर आ गया। 79. Which of the following is not RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो आपका मोंगोडीबी है वो आपका NoSQL है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आपका RDBMS नहीं है। अदरवाइज ओरेकल, माईस्क्यूएल एंड माईस्क्यूएल सर्वर ये आपके RDBMS का पार्ट है। 80 में पूछा गया था व्हाट इज 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 00111001। ये नंबर दिया गया था, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने आपको JV 903 के जब डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि 2s कॉम्प्लीमेंट को आपने कैसे निकालना है। उसमें मैंने पहले बेसिक कंसेप्ट को बताया था और उसके बाद जो शॉर्टकट ट्रिक थी वो बताई थी। बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि दिए गए नंबर को, बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि जो आपका नंबर गिवन है उसको पहले, उस नंबर का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, वंस, एंड वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपने 1 ऐड करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसमें ऐसे करते हैं कि जो जहाँ पे 0 है उसको 1 लिखेंगे, जहाँ 1 है उसको 0 लिखेंगे। लेकिन हम इतने लंबे कंसेप्ट को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। इसलिए शॉर्टकट ट्रिक ये है, आपने हमेशा राइट से लेफ्ट मूव करना है, राइट से लेफ्ट मूव करना है और देखना है कि आपके पास पहला 1 कब आता है। राइट से लेफ्ट मूव करते वक्त आपने देखना है कि पहला 1 कब आएगा। जब तक आपको पहला 1 ना मिले तब तक आपने नंबर को एज इट इज़ नीचे उतारना है। देखिए हमने राइट से लेफ्ट मूव किया, हमें पहला 1 मिल गया, इसको हम एज इट इज़ उतारेंगे और उसके बाद जितने भी नंबर बचते हैं, देखिए जो ये नंबर बच गए हैं इसके ऊपर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लगाना है। जहाँ 0 है 1, जहाँ 0 है 1, जहाँ 1 है वहाँ पे 0। हमारा रिजल्ट आ गया 1100 एंड 4 टाइम्स 1। अब देखेंगे हम अपनी इसको, ऑप्शन सी में यही आंसर है, ऑप्शन बी में यही आंसर है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको नंबर दिया गया होता 001 001 सॉरी 100100, अगर आपको ये नंबर दिया गया होता और आपको बोलते इसका 2s निकालो, हमने क्या करना है, राइट से लेफ्ट मूव करना है और देखना है कि पहला 1 कब आएगा। जब तक पहला 1 नहीं आया नंबर को एज इट इज़ उतार दो, 001 एज इट इज़ उतरेगा क्योंकि पहला 1 हमें मिल चुका है। उसके बाद जो भी नंबर बचता है दैट इज़ यहाँ को बच गया, इस पर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लगाना है। वंस कॉम्प्लीमेंट ये बोलता है जहाँ 0 उसको 1 कर दो, जहाँ 1 है उसको 0 कर दो, तो आपका ये आंसर आ गया। ये आपकी 2s कॉम्प्लीमेंट की सबसे शॉर्टकट ट्रिक है। शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक मिली होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल पे ये ट्रिक अवेलेबल है, इसलिए आपको ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल करेगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। 81 में पूछा गया था व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ 123 बेस 10। 123 नंबर दिया गया है आपको डेसिमल में, इसको आपने निकालना है बाइनरी में। 2 मेथड है इसके निकालने की भी। आप 123 को 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं और जब आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू अपने बॉटम से अप रीड करनी है।
लेकिन एक और तरीका ये भी है, आप चारों ऑप्शन को ट्राई करिए एंड इनके ऊपर आपने इनके बाइनरी वेट लिखने हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे करते करते आपने चलना है। ये 2 का मल्टीपल चलता है इसमें। और जैसे ही हमने डी ऑप्शन में ये रूल अप्लाई किया, आपको पता है जहाँ पे 0 है उसको हम ऐड नहीं करते, जहाँ 1 1 है उनके वेट को हम ऐड करते हैं। जब उन वेट को ऐड किया गया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया 123। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 82 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन इज नोन एज डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आपका बोलता है a प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट है। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सर्किट आपका सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप, ये आपका सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। आपके 2 टाइप के सर्किट होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल, एक होता है सिक्वेंशियल। जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड अपॉन दी क्लॉक साइकिल एज वेल एज इट्स आउटपुट इज डिपेंड अपॉन पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट। जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसमें जो आपका आउटपुट निकलेगा वो डिपेंड करता है आपके पास्ट इनपुट पे प्लस प्रेजेंट इनपुट पे। लेकिन जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है उस पर आपका आउटपुट डिपेंड करता है सिंपल प्रेजेंट इनपुट पे। ये इनके बीच में डिफरेंस है। एंड सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल है फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज काउंटर। काउंटर भी आपका सिक्वेंशियल का एग्जांपल है। आपको एग्जाम में फ्लिप फ्लॉप की जगह काउंटर भी मिल सकता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप आपका स्टोर करता है ओनली अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइदर 0 या 1। आपका फ्लिप फ्लॉप ये स्टोर करेगा। एंड बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप आपके कंबाइन होंगे, ग्रुप किए जाएंगे, तब वो बनते हैं रजिस्टर। रजिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। एंड जो आपके कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है उसके एग्जांपल होते हैं मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, एडर। ये आपके कॉम्बिनेशन के एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पूछा है सिक्वेंशियल, दैट्स वाई फ्लिप फ्लॉप इज द राइट आंसर। 84 व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज शोन इन डायग्राम गिवन बिलो। ये किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है? ये आपका है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। एंड उसमें हमारे पास एक बहुत सारी नोड होती है, जैसे ये आपकी नोड है। हर एक नोड में आपकी डाटा आइटम होगी एंड हर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्ट होगी इस एरो के थ्रू। इसको बोलते हैं नेक्स्ट लिंक। और जो आपकी लास्ट नोड होगी उसमें लगाएंगे हम नल का मतलब है आपकी जो लिंक लिस्ट है वो एंड हो रही है। एंड स्टार्टिंग में लगाते हैं हम हेड नोड। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इन बाइनरी सर्च ट्री। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कल के लेक्चर में। BST का सीधा रूल है कि जो आपकी रूट नोड होगी उसके लेफ्ट में जो नोड होगी उसकी वैल्यू रूट से कम होगी एंड रूट नोड की जो राइट में नोड होगी उसकी वैल्यू रूट से ज़्यादा होगी। देखिए 10 से छोटा 6 है एंड 10 से बड़ा 14 है। सेम 6 आपका रूट बन गया, 6 से छोटा आपका 4 एंड 6 से बड़ा आपका 8। राइट साइड में 14 आपका रूट बन गया एंड 12 आपका 14 से छोटा है एंड 15 आपका 14 से बड़ा है। ये रूल आपका पूरा इस ऑप्शन में अप्लाई हो गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, BST। 86 इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। इसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाना था। आपके पास 1 से लेकर 7 एलिमेंट थे और आपको फाइंड करना था 6 एलिमेंट को। और इसमें पूछा गया था जब आप 6 एलिमेंट को फाइंड करेंगे तो आपके कितने स्टेप्स लगेंगे? आपके लगेंगे 2 स्टेप्स। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक आपको दे देंगे, आप उस लिंक को भी देख सकते हैं। आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ डिस्कस करने लग गया तो टाइम और लग जाएगा। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO ये आपका क्यू है। क्यू में आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट लगता है। एंड अगर आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तो आपका स्टैक होता। एंड एरे, क्यू एंड स्टैक ये आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आपका ट्री है ये आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट पुश एंड पॉप। ये पुश एंड पॉप पुश एंड पॉप ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होते हैं? ये आपके परफॉर्म होते हैं स्टैक में। स्टैक के 2 ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप।
पुश का मतलब है आइटम को इंसर्ट करना, एंड पॉप का मतलब है जो टॉप के एलिमेंट है उसको स्टैक से बाहर निकालना। 89. विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर फॉर सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। डाटा स्ट्रक्चर में अगर हर एक एलिमेंट को विजिट करना कहलाता है आपका ट्रैवर्सिंग। 90. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अभी आपको मैंने बताया कि क्यू स्टैक एरे ये आपका लीनियर है, लेकिन ट्री हीप ग्राफ ये आपका नॉन लीनियर है। यहाँ पर क्या है लीनियर, लीनियर में आपका आता है क्यू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ट्री में आपका फ्लावर नहीं होता, लेकिन हाइट होती है, रूट होती है, लीफ होती है। जो आपकी फर्स्ट नोड होती है ये आपकी रूट होती है, ये आपकी रूट नोड है, एंड इसके चाइल्ड होते हैं। जो आपकी लास्ट नोड है ये आपकी होती है लीफ नोड, एंड जैसे कि आपका कोई ट्री इतना बड़ा ट्री है तो ये आपकी इसकी हाइट होगी। तो तीनों के साइड आपके ट्री के हैं, लेकिन और आपका ट्री में यूज़ नहीं होता। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 92 में पूछा गया था इन विच डाटा स्ट्रक्चर ईच नोड हैज़ दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये आपका लिंक लिस्ट का सिंटेक्स है। टाइप डेफिनेशन स्ट्रक्ट नोड, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, इंट वैल्यू स्ट्रक्ट नोड, एस्ट्रिक, नेक्स्ट, देन नोड। नेक्स्ट आपका यूज़ होता है एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने के लिए। 93 में पूछा गया था हाउ मैनी चिल्ड्रन डज अ लीफ नोड ऑफ बाइनरी ट्री हैव। एक बाइनरी ट्री की जो लीफ नोड होती है उसमें कितने चिल्ड्रन होते हैं, उसमें कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आपका ट्री है और ये जो आपकी नोड होती है इसको बोलते हैं लीफ नोड। 94 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी में जो दिया गया है ये आपका इनवैलिड है। वो इसलिए क्योंकि www के बाद कभी भी HTTP नहीं आता, HTTP हमेशा पहले आता है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी की जो A B और C और दिए गए A C और D दिए गए हैं ये सही दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन जो बी में है ये गलत दिया गया था, इसलिए आपका ये सही हुआ। 95. व्हाट इज़ द HTML टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। HTML में लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड ये आपकी आई थी 1990 में। इसमें लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं हम BR टैग। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, BR। UL का यूज़ होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, B का यूज़ होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, एंड LI का यूज़ होता है लिस्ट आइटम। जो आपकी लिस्ट बनती है उसके अंदर जो आइटम आपने डालनी है वो LI टैग के अंदर आप डालेंगे, लिस्ट आइटम। 96 से पूछा गया था विच फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज इन वेब पेज, दैट इज IMG टैग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 97 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट इन वेब पेज, दैट इज CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। 98. विच एट्रीब्यूट ऑफ HTML A टैग इज यूज टू स्पेसिफाई URL हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में अगर आपने हाइपरलिंक बनाना है तो आप कहेंगे A टैग का यूज़, एंड A टैग के अंदर आप करेंगे href का यूज़। हरीफ का एट्रीब्यूट होता है A टैग के अंदर, जिसकी वजह से आप हाइपरलिंक को बना सकते हैं। 99. हाउ विल यू मर्ज टू एडिशन सेल ऑफ टेबल रो इन टेबल HTML। आपके पास HTML में एक टेबल है, इसमें पूछा गया था कि दो एडिशन सेल को कंबाइन करने के लिए आप कौन सा लगाएंगे। जैसे कि आपके पास ये दो है, इन दोनों को आपने एक बनाना है ऐसे, रेस्ट ऑफ दी टेबल आपका ऐसे रहेगा, तो आपका ये बनेगा कॉल स्पैन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कॉल स्पैन का यूज़ है टू मर्ज टू कॉलम इनटू अ सिंगल कॉलम, एंड जो आपका रो स्पैन है उसका यूज़ होता है मर्ज टू रो इन सिंगल रो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आपके पास टेबल है, अगर आपने इस पूरे को ही कंबाइन करके सिंगल रो बनानी है तो आप कहेंगे रो स्पैन का यूज़। लेकिन अगर आपके पास ऐसा टेबल है और आपको चाहिए रिजल्ट में शुरू के 3 कॉलम कंबाइन हो जाए और ये ऐसे बच जाए, तो इन तीनों को कंबाइन करने के लिए हमने लगाया कॉल स्पैन। क्या था हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर है टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ऑप्शन बी में देखा था विंटन सर्फ, ये आपके इंटरनेट के फाउंडर है। ऑप्शन डी में देखा था बॉब खान। बॉब खान और विंटन सर्फ इन दोनों ने मिलकर बनाया था TCP/IP प्रोटोकॉल। एंड ऑप्शन सी में दिया गया था चार्ल्स बेबेज, ये आपके कंप्यूटर के फादर है, या फिर मॉडर्न कंप्यूटर के फादर इनको बोल लो। दैट्स इट। इस लेक्चर में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और हमने 100 तक हमने डिस्कस कर लिया है। हमें अभी 70 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको
अभी भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और साथ में ही अपनी क्वेरी को आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें CS सॉल्यूशन के साथ फॉर गेटिंग एवरी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्लस डीप एनालिसिस ऑफ एवरी टॉपिक प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।